हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्शन IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हमारी क्लास UPSC CSC 2023 को लेकर कंटिन्यू है और इस क्रम में मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा आपको क्लासें लगातार डिलीवर की जा रही हैं। कुछ क्लासें आपको YouTube पर मिल रही हैं और कुछ क्लासें आपको ऐप पर मिल रही हैं। इन सब की जानकारी आपको होगी, अगर नहीं है तो आप जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वह हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान में शामिल किया गया है भाग 4 में, और उसके लिए जो टाइटल दिया गया है, टाइटल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सिंपल सा मतलब ये है कि ये राज्य के लिए एक निर्देश है। पूरी थीम को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या इस क्लास में पढ़ना है। हम इसमें पढ़ेंगे एक सामान्य पहलू इज द सेंस कि DPSP के बारे में थोड़ी सी जानकारी, फिर इसका संवैधानिक प्रोविज़न क्या है, यानी कि DPSP का संवैधानिक प्रोविज़न पढ़ेंगे। फिर हमने इस व्यवस्था को किस देश से अडॉप्ट किया है इसका भी अध्ययन करेंगे। फिर DPSP का वर्गीकरण, यानी कि आप जब हर लेवल पर नॉलेज रखते हैं, हर लेवल की जानकारी रखते हैं, तो कुछ विशिष्ट विचारधाराएं होती हैं और उन्हीं विशिष्ट विचारधाराओं का हमारे संविधान में भी प्रभाव है और उन्हीं प्रभावों के मद्देनज़र कुछ आर्टिकल्स रखे गए हैं। उन आर्टिकल्स को अभी हम अध्ययन करेंगे। तो DPSP को मेनली हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एक समाजवादी, एक उदार बौद्धिक और हमारे राष्ट्रपिता देश की आन बान शान गांधी जी यानी कि गांधीवादी। तो DPSP को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसका भी अध्ययन करेंगे। फिर हम संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ DPSP जोड़े गए हैं, इनका भी अध्ययन करेंगे। फिर मूल अधिकार एवं DPSP में डिफरेंस क्या है, फिर DPSP का क्रियान्वयन, DPSP का मूल्यांकन और इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू। और इसी पहलुओं में जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया, जैसे KT शाह साहब ने कहा कि यह एक चेक की भांति है, इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्ट को ही नहीं, हम पढ़ रहे हैं UPSC लेवल का, SSC नहीं है। वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम नहीं कर रहे हैं कि सब उसमें फैक्ट ही चल रहा है। फैक्ट नहीं, आपको क्लर्क नहीं बनाया जा रहा है, आपको एक जिला दिया जाएगा और जिलाधीश कैलकुलेटिंग के लिए नहीं बैठता है, डिसीजन लेने के लिए बैठता है। और डिसीजन वही व्यक्ति ले सकता है जिसके पास फैक्ट की तो जानकारी ठीक है। अगर आपका फैक्ट ना भी इतना स्ट्रांग रहे और आप डिसीजन लेने के लायक आपको सैद्धांतिक बातें पता हों, तब भी आप वो काम कर सकते हैं। इसीलिए इस परीक्षा की रिक्वायरमेंट्स होती है कि वो बहुत ज़्यादा तथ्यों पर ध्यान नहीं देती, वह इस बात पर ध्यान देती है कि व्यक्ति का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो हम सबसे पहले जानते हैं एक सामान्य सा पहलू इसका, और सामान्य से पहलू का मतलब ये हुआ कि इसको भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। ये सिंपल सी बात है, खूब प्रश्न पूछा जाता है। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हैं क्या, व्हाट इज़ द डिफिनेशन, या इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ सिंपल सा है कि यह निर्देश दिया गया है राज्य को कि हे स्टेट, अभी हम आपको आगे स्टेट बताएंगे। स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ नहीं। स्टेट का मतलब ये है कि वे संस्थान जो डिसीजन ले रहे हैं, जिनके डिसीजन से जनता प्रभावित हो रही है, ऐसी सारी संस्थाओं को हम राज्य की श्रेणी में शामिल करते हैं। जब हम आर्टिकल 12 पढ़ाए थे तब इसकी कम से कम 5 मिनट व्याख्या किए थे, पीछे आप पढ़े हैं, यहाँ फिर से उसकी पुनरावृत्ति करना ठीक नहीं। तो DPSP यानी कि नाम से ही अर्थ समझ सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये वे सिद्धांत हैं, ये हैं कि जब राज्य कोई नीति बनाएगा, कार्यक्रम करेगा, उन नीतियों को बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों को रखने में 2 व्यक्तियों का बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले मूल अधिकार को रखने में जिस व्यक्ति का
सबसे बड़ा योगदान रहा, उन्हें हम लौह पुरुष सरदार पटेल जी के नाम से जानते हैं। सरदार पटेल जी ही मूल अधिकार की जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे और उन्होंने ही मूल अधिकार को हमारे संविधान में रखा। और उससे भी ज़्यादा जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, संविधान सभा में जो सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति माने जाते थे, BN राव साहब थे, क्योंकि ये संविधान के सलाहकार थे। सभी लोग जब कंफ्यूज होते थे तो BN राव साहब ही सबकी समस्याओं का समाधान करते थे, सबके प्रश्नों का उत्तर देते थे, यानी कि उस समय के गूगल बाबा थे। आज जैसे हम लोग किसी भी समस्या के समाधान के लिए बोलने से सब कुछ होगा, वैसे ही ये थे कि इनसे पूछने से सब कुछ होगा। तो BN राव साहब ने कहा कि हम मूल अधिकार की 2 श्रेणी बनाते हैं। तो मूलभूत प्रश्न आया कि 2 श्रेणी की ज़रूरत क्या है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, हम ऐसे इरा से चल रहे हैं या ऐसे इरा में हैं कि जब हमारी जो संवेदना है, जो हमारी निष्ठा है, वह हमारे नागरिकों के प्रति बहुत अच्छी है। लेकिन बुनियादी समस्या यह है कि मेरे पास इस समय इतने रिसोर्स नहीं हैं कि हम मूल अधिकारों की जो श्रेणी है उसको बहुत विस्तृत बना सकें। तो प्रश्न आया कि अगर विस्तृत नहीं बना सकते हैं तो फिर देने की क्या नीड है। तो BN राव साहब ने कहा कि देखिए, हम 2 कैटेगरी बनाएंगे। पहली कैटेगरी ऐसी बनाएंगे जो फोर्सिबल होगी। क्या? फोर्सिबल होगी। और फोर्सिबल का मतलब इन्होंने भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक को माना, यानी कि इस आर्टिकल को आर्टिकल 32 और 226 के तहत फोर्सिबल बना दिया। यानी कि अगर इस भाग में शामिल किए गए मूल अधिकारों का क्रियान्वयन नहीं होता है या इसका हनन होता है तो नागरिक या व्यक्ति कोर्ट जाकर अपने अधिकारों का क्रियान्वयन करा सकते हैं। पहली कैटेगरी इन्होंने मूल अधिकार की रखी। दूसरी कैटेगरी इन्होंने रखी भाग 4 के तहत, जिन्हें इन्होंने कहा DPSP। और इसको इसलिए रखा और बोला कि देखिए, जब राज्य के पास रिसोर्स हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो सरकार या राज्य धीरे धीरे इन DPSP को क्रियान्वित करेगी और इनको मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल कर देगी या इसके अनुसार अपने कार्यक्रमों को लागू करेगी। जैसे DPSP में कहा गया है कि प्रसूति सहायता का प्रबंध किया जाएगा। तो आज देखते हैं कि विभिन्न सरकारों के द्वारा जब महिला को डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के पहले भी कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है, डिलीवरी के बाद भी आर्थिक सहायता दी जाती है। और वो महिला जो जॉब में है और उसको डिलीवरी होना है तो विदाउट उसका पेमेंट नहीं कटेगा, यानी कि वेतन सहित उसको अवकाश दिया जाता है। तो ये क्या है? उसके अधिकारों को ही तो बढ़ावा देने की बात हो रही है। तो इन्हीं सब बातों को DPSP में रखा गया है कि जैसे जैसे सरकार के पास रिसोर्स आएगा, सरकार इन तत्वों का क्रियान्वयन करेगी। ये सिंपल सी बात है। अब एक मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि हमारे देश में जो DPSP है यह कहाँ से लिया गया है। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारे सामने उस समय 2 विकल्प थे कि हम कहाँ से ले लें। एक था 1935 का जो एक्ट था, उसमें भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तहत एक तरीके से वो निर्देश ही होता था कि आप भारतीय जनता के लिए कुछ अच्छा काम करें। दूसरा विकल्प हमारे पास था आयरलैंड और तीसरा विकल्प था हमारे पास स्पेन। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान को प्रेफरेंस दिया और आयरलैंड के संविधान के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ DPSP के प्रोविज़न को रखा। लेकिन अगर प्रश्न ये भी बने कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है और 1935 के एक्ट से नहीं लिया गया है। बल्कि प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जो हमारे देश में DPSP का प्रोविज़न है संविधान में, वह किसके समान है या किसके अनुदेशों के समान है। तो प्रश्न का उत्तर होगा 1935 के एक्ट के। आई थिंक आप इसको समझ गए। और KT शाह साहब ने इसे कहा है कि यह चेक है। चेक का मतलब क्या होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इसका भुगतान कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि सरकार इस चेक का भुगतान तब करेगी जब सरकार के पास पैसा होगा। आगे हम सारे कमेंट्स को जान लेंगे अभी तुरंत। अब हम इसके संवैधानिक प्रावधानों पर या अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद में क्या क्या बात की गई है।
अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। मतलब राज्य का मतलब वही है जो भाग 3 के तहत आर्टिकल 12 में दिया गया है। यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है या राज्य के निर्देशक तत्व हैं, यह लागू किन पर होते हैं? राज्य पर। क्रियान्वयन इनका कौन करेगा? राज्य। किसके लिए करेगा? नागरिकों के लिए। तो आर्टिकल 36 डील करता है राज्य से, और राज्य का मतलब वही है जो संस्था, राज्य का मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु नहीं है। राज्य का मतलब है वे संस्था जो डिसीजन ले रही है। कैसे? आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और राज्य का मतलब ये हुआ कि संस्था जो डिसीजन ले रही है, क्या निर्णय ले रही है, और निर्णय से लोग प्रभावित हो रहे हैं। जैसे इसमें रखा गया है संसद को भी, इसको संसद को भी रखा गया है, विधानमंडल को भी रखा गया है। क्या? विधानमंडल को भी रखा गया है, और लोकल गवर्नमेंट को भी रखा गया है, ETC। अब ये डिसीजन संसद कैसे लेती है? संसद मान लीजिए कानून बनाए कि मातृत्व अवकाश पर कोई कानून बना दे, ये बना दे कि 5,000 रुपये हम महिलाओं को देंगे डिलीवरी के समय। विधानमंडल भी इस तरीके से कानून बना सकता है। लोकल गवर्नमेंट भी मान लीजिए कानून बना ले कि जो महिला को डिलीवरी होने वाली है वो आए जाएगी तो उससे जो बसें हैं उन पर किराया नहीं लिया जाएगा, या इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें बना सकती है। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ आर्टिकल 36 का कि वे संस्थाएं जो डिसीजन ले रही हैं उन्हें राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। और राज्य की श्रेणी में कौन कौन शामिल होगा, यह कार्य किसको दिया गया है? हमारे देश की संसद यानी कि पार्लियामेंट अधिकृत है कि किसी भी संस्था को वह राज्य की श्रेणी में शामिल कर सकती है। तो ये हुआ कहानी आर्टिकल 36 की। अब आर्टिकल 37 में कहा गया है जो लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि इस भाग में, यानी कि इस भाग का मतलब भाग 4, क्या? भाग 4 कि भाग 4 में जो जो बातें दी गई हैं, यानी कि जितने भी नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ये किसी न्यायालय द्वारा फोर्सिबल नहीं कराए जा सकते, क्योंकि संविधान निर्माताओं को इस बात की जानकारी थी कि हम DPSP भले कह रहे हैं, लेकिन इसमें कहा गया है समान सिविल संहिता, दुधारू पशुओं की हत्या नहीं होगी, न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है, लेकिन ना ये बातें स्थापित हो पाई तो लोग न्यायालय चले जाएंगे। इसलिए लोगों को पहले ही रोक दो और पहले ही पढ़ा दो कि नीचे पढ़ने से पहले ऊपर पढ़ लो क्या लिखा है। नीचे पढ़ के कोर्ट में जाने से अच्छा है कि तुम ऊपर कोर्ट बात पढ़ के तुम घर में बैठ जाओ, क्योंकि नीचे पढ़ोगे तो जान ही रहे हो कि आपके लिए व्यवस्था अभी तो हो नहीं पाएगी, और आपकी व्यवस्था नहीं होगी, आप सीधा मूव करोगे कोर्ट की तरफ। तो आप मूव ना करो, आपका किराया भाड़ा ना खराब हो, आप पहले ही आर्टिकल को पढ़ लो कि लिखा गया है कि डियर इंडियन ध्यान रखो, बातें तो हमने लिख दी है अच्छी, लेकिन ये अच्छी बातें हम पर डिपेंड करेगा कि हम कब देंगे आपको। हमने फरमान जारी किया है, फरमान लागू करेंगे कि नहीं लागू करेंगे हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, यानी कि राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है। आप इन अवधारणाओं पर या इन आर्टिकल्स की मदद से न्यायालय नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 37 का सिंपल सा मतलब है फ्रेंड्स कि DPSP में जो भी बातें की गई हैं, इन बातों को न्यायालयों में फोर्सिबल नहीं कराया जा सकता, यानी कि इन बातों के आधार पर न्यायालय आप नहीं जा सकते कि हे न्यायालय सुनिए, हमको आप संविधान में अधिकार दिया गया है और सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। तो न्यायालय बोल देगा देखो भैया हमारे बस की बात नहीं, हम भी संविधान से ही शक्ति लेते हैं और संविधान में ही लिखा है गया है कि न्यायालय इसे लागू नहीं कराएगा। ये कहानी थी आर्टिकल 37 की। अब आर्टिकल 38 क्या कहता है? लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए राज्य व्यवस्था बनाएगा, राज्य कल्याणकारी हो इसके लिए राज्य व्यवस्था बनाएगा। इसमें कैसे व्यवस्था बनेगी? तो इसमें व्यवस्था की बात की गई है
सामाजिक व्यवस्था, यानी कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था राज्य बनाएगा जिसमें लोगों के बीच छुआछूत ना हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी लोग समरसता के साथ अपने जीवन को जिए, भाईचारे की भावना मेंटेन रहे। ऐसा कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। फिर इसी में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रश्न कई बार बना है कि हमारे डीपीएसपी में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई, तो साफ साफ तो लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। तो आर्टिकल 38 डील करता है और राज्य को आदेश देता है कि हे स्टेट, आप ऐसी व्यवस्था करो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कराओ जिसमें सभी लोग आपस में सौहार्दपूर्ण अपने जीवन को जिएं और लोगों को सामाजिक लोकतंत्र मिले, आर्थिक लोकतंत्र मिले, राजनीतिक लोकतंत्र मिले। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी लोग अपने इच्छा के अनुसार जो चाहें वो करें, और जो चाहें वो करें का मतलब ये नहीं किसी का सर कलम कर दें, ये नहीं। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि जो संसाधन है, संपदा है, राष्ट्रीय संपदा, इन लोगों को भी मिले। और इसी तरीके से राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि राजनीति में लोग भागीदारी ले सकें, अपनी बातों को रख सकें, चुनाव लड़ सकें, पार्टियां बना सकें। ये हो गया राजनीतिक लोकतंत्र। अब हम देखते हैं आर्टिकल 38 हमने देख लिया। अब हम आर्टिकल देखेंगे आर्टिकल 29। इसमें क्या कहा गया है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य को फिर बताया गया कि अब आप और कौन कौन से आर्टिकल बातों को डील करेंगे या बातों को मानेंगे। तो इसमें कहा गया है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि हे स्टेट, आप ऐसी व्यवस्था बनाओ कि उसमें महिला और पुरुष दोनों अपने आजीविका के लिए कार्य कर सकें। ये नहीं कि केवल आप महिलाओं को ही रोजगार दें या केवल पुरुषों को ही रोजगार दें। अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत तेज़ी से निर्देश दिया कि गवर्नमेंट, आप महिलाओं को सेना में क्यों नहीं भेज रहे हो? आपको क्या लगता है कि महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं सेना में? कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया और अब की बार वाला जो इंस्ट्रक्शन था, जो निर्देश था, बहुत सख्त था और एक डेढ़ सीमा बता दी कि इस सीमा तक आप वहाँ तक भेजिए। आप क्यों वायलेशन कर रहे हैं संविधान का? क्यों महिलाओं को आप नहीं भेजते? आप तो दो तरीके से असमानता ला रहे हैं। सारा काम पुरुषों से ही करा रहे हैं, अरे कुछ काम महिलाओं से भी कराइए। और दूसरी असमानता ये कर रहे हैं कि आप महिलाओं को वहाँ नहीं भेज रहे हैं। वहाँ भेजिए महिलाओं को, महिलाओं की वहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। सारा काम पुरुषों से ही करा रहे हैं, महिलाओं वाला काम भी पुरुष ही कर रहे हैं, कुछ काम महिलाओं से कराइए। तो यही बात की गई है कि आप महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से रोजगार की या जीविका की व्यवस्था करेंगे। फिर इसी में अगली बात की गई है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिसमें सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से साधन हो। यानी कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि सब में समान रूप से बटे हों। मान लीजिए 1000 रुपये या भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन की है, कितने की? हो ही जाएगी, जल्दी हो जाएगी, अभी तो कम है। 5 ट्रिलियन की जीडीपी है और इस जीडीपी में 4 ट्रिलियन जो जीडीपी है उसके मालिक मान लीजिए 10 लोग हैं और जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बची, इस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पूरा देश है। तो ऐसी व्यवस्था मत करिए कि किसी के पास इतना धन हो जाए कि वो काउंट ना कर पाए, उसको पता ही ना हो कि उसके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं और किस किस बैंक में खाते हों, और कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जिसके पास एक भी बैंक खाता ना हो। तो आप ऐसा मत करिए। तभी तो देखिए जनधन योजना चलाई जा रही है, यही डीपीएसपी को तो पालन कर रही है सरकार। तभी तो जनधन योजना के तहत लोगों को खाता ओपन करा रही है, खुलवा रही है, वित्तीय समावेशन ही तो कर रही है। कहाँ से शक्ति ले रही है, कहाँ से निर्देश ले रही है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। फिर इसी में अगली बात की गई है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसमें धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। इसमें भी वही बात है कि आप ऐसी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें सभी का कल्याण हो, किसी एक वर्ग का, किसी एक समुदाय का कल्याण ना हो।
बल्कि देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का कल्याण हो। तो ये सारे आर्टिकल हैं। और फिर इसी में कहा गया है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक महिला अध्यापक है और पुरुष अध्यापक है, दोनों लोग मैथ पढ़ा रहे हैं और दोनों लोग 8 घंटे ही पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप पुरुष को 10,000 रुपये दें और महिला को 8,000 रुपये दें। नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। हाँ, अगर असमान कार्य है, मान लीजिए ये महिला जो है मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी पढ़ा रही है, तो इसको ज़्यादा वेतन दिया जा सकता है, या पुरुष मैथ के साथ इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, तब ऐसी स्थिति में उससे ज़्यादा पैसा दिया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों मैथ ही पढ़ा रहे हैं, 8 घंटे ही पढ़ा रहे हैं, तो दोनों को इक्वल रूप से आप वेतन दीजिए। ये नहीं कि पुरुष है तो इसको ज़्यादा वेतन दिया जाए, ना, ऐसा नहीं करना है। फिर इसी में अगली बात की गई है कि पुरुष और स्त्री कर्मकार के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। कितनी अच्छी बात लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि आप ऐसा कार्य ना कराएं, ना महिला से, ना पुरुष से, ना बच्चों से, कि वो मजबूरी विवश होकर कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई बीमार है या किसी के शरीर का कोई अंग जो है वो कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको वही कार्य दे रहे हैं जो वह नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई दिव्यांग व्यक्ति है, विकलांग को ही हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने दिव्यांग शब्द दिया है, तो दिव्यांग व्यक्ति है जिसके पैर नहीं है, और आप कह रहे हो कि आपको साइकिल चलाकर, गाड़ी चलाकर या दौड़कर ही काम करना पड़ेगा, आवागमन का ही काम करना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसा मत करिए। जो व्यक्ति विकलांग है उसको आप ऑफिशियल कार्य दीजिए, ऑफिशियल कार्य दीजिए कि वो बैठकर भी कार्य कर सके। आप उसको विवश मत करो कि आप यही कार्य करो। नहीं, ये आपका मतलब धर्म नहीं है, ये गलत प्रैक्टिस है। जो व्यक्ति जिस लायक है, अब कोई व्यक्ति मास्टर है, अब आप उससे कह दीजिए कि आप पकौड़ा बेचिए, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसको आप टीचर बना दीजिए। अरे जो जिस लायक है उसको वो कार्य दीजिए, ये वेलफेयर है। जिसको 5 रोटी की भूख है उसको 5 रोटी दीजिए, और जिसकी भूख 1 रोटी की है उसको 1 रोटी दीजिए। पता चला जिसकी भूख 1 रोटी की है उसको भी आप 5 रोटी दे रहे हैं, और जिसकी भूख 5 रोटी की है उसकी आप 1 रोटी दे रहे हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। आप लोगों के सुकुमार अवस्था का ध्यान रखिए। यानी कि जो व्यक्ति कोमलांग है, कोमल अंग वाला व्यक्ति है, या अभी उस काम को कैपेबल नहीं है करने के लिए। मान लीजिए कोई बच्चा है 15 साल का, अब आप उसको ऐसे कार्य में ले जा रहे हैं, भट्ठी में काम करवा रहे हैं, वो व्यक्ति भट्ठे में काम नहीं कर सकता है, आप उसको वहाँ मत भेजिए। यानी कि उसकी अवस्था को देखिए कि उस अवस्था में व्यक्ति क्या कर सकता है, अवस्था को देखकर कार्य करिए, अवस्था के अनुसार उसे कार्य दीजिए। तो ये था आर्टिकल। अब अगला हम आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है समान और निःशुल्क विधिक सहायता। समान और निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं कि हमारे देश में न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ग्राम न्यायालय है, फैमिली कोर्ट है, सब बातें हैं। लेकिन आप इस बात से भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इस बात से भी अच्छे से रूबरू हैं कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो न्यायालय तो जाना दूर है, अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। वो व्यक्ति जो अस्पताल नहीं जा पा रहा है और उसके साथ अन्याय हो जाए, जो व्यक्ति अपनी दवा नहीं करा सकता, क्या वह न्यायालय में जाकर न्यायालय से अपनी बात को रखकर अपने लिए न्याय ले सकता है? नेवर। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि डियर स्टेट, आप ऐसी भी व्यवस्था करना कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके अधिकारों का हनन कोई ना कोई करेगा ही,
और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कोर्ट जाना या विधिक सहायता अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेंगे। तभी तो आप देखते हैं महिलाओं को, बच्चों को, पिछड़ों को, दिव्यांग लोगों को, जो विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से पीड़ित हमारे देश की महिलाएं हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते कौन कौन से उनके प्रति अभद्र व्यवहार किए जाते हैं, तो इन सब मामलों में सरकार ऐसे लोगों को, पीड़ित लोगों को फ्री लीगल एड देती है, फ्री में कानूनी सहायता देती है। तो यही बात हमारे आर्टिकल में भी कही गई है कि लोगों को अपने जस्टिस को पाने के लिए सरकार का यह दायित्व होगा, राज्य का यह दायित्व होगा कि उन्हें फ्री में एडवोकेट की व्यवस्था कराए, आने जाने की व्यवस्था कराए, ताकि वो अपने मामले को लड़ सकें या केस फाइल कर सकें। अब अगली बात है ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 40 सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और गांधी जी सबसे ज़्यादा ग्राम की ही बात करते थे। गांधी जी कहते थे सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें ग्रामीण सरकार की आवश्यकता है, ग्राम स्वराज की। वहीं डॉक्टर अंबेडकर इसके विरुद्ध में थे कि नहीं, ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए। गांधी जी क्या कहते थे, ग्राम पंचायत होनी ही चाहिए। तो इसमें खैर आप जानते हैं गांधी और अंबेडकर के मत हर मामले में लगभग भिन्न ही थे, लेकिन अंबेडकर के विरोध के बावजूद भी इस आर्टिकल को संविधान में रखा गया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया। और अंबेडकर जी यह भूल गए कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो सदन में बैठकर ही होता है। कितना पैसा आप भेजते हो ग्राम पंचायतों के लिए? बहुत कम। सबसे ज़्यादा पैसा तो आप वहीं बैठकर करते हो घोटाला, और फिर आप कहते हो ग्रामीण लेवल पर लोग भ्रष्टाचारी हैं। अरे ग्रामीण लेवल के लोग भ्रष्टाचारी हैं मान लिया थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, भारत का सबसे बड़ा घोटाला, पहला घोटाला संसद में के बैठे लोगों ने किया है, भारत की आम जनता ने नहीं किया है। सबसे बड़ा घोटाला संसद भवन में बैठे हुए लोगों ने किया है। आप इसको क्यों भूल जाते हैं? वही गांधी जी ने कहा नहीं, ग्राम पंचायतों का गठन होगा और इसके लिए एक आर्टिकल डेडिकेट होगा। उसी को ध्यान में रखकर आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीण स्तर के जो मामले हैं उनका निपटान कौन करेगी? ग्रामीण पंचायतें करेंगी। ये सब तो आप जानते हैं, मुखिया प्रधान, यही बात है। और इसी को अच्छे से लागू कराने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। अभी हम इन सबको आगे पढ़ेंगे जब ये अगली हेडिंग पढ़ेंगे कि डीपीएसपी का क्रियान्वयन किस तरीके से किया गया। तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। लास्ट में वही, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।